हिंदी साहित्य यूपीएससी 2023-24। ठीक है, तो पहले आप लोग बताइए कि आप बताइए, आप तो नए हैं, बताइए क्या पढ़ा है और क्या जानना चाहते हैं। हिंदी साहित्य पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ? ठीक है, तो क्या सुना है, क्या जानना चाहते हैं, पहले ये बताइए। बताइए ग्रेजुएशन में क्या रहा है आपका? हिस्ट्री पढ़ा है आपने, कुछ बीए किया हुआ है, बीए हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आपने प्रीलिम्स दिया है कोई? पिछली बार दिया था, नहीं हुआ। कहीं स्टेट पीसीएस दिया हो? कौन सा स्टेट पीसीएस? बिहार पीसीएस दिया था, तो मुख्य परीक्षा नहीं लिखा? अच्छा, गुड। ठीक, तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल के बारे में सुना है कुछ? क्या सुना है, क्या सुना है? कुछ विशेष नहीं सुना है। ठीक, क्या क्या कोई समस्या सुनी होगी? हिंदी किन से पढ़े हैं वो? अच्छा, हम ही से पढ़े हैं, पटना में। अच्छा, तो यहाँ पढ़े हैं, संवाद में पढ़े हैं, पटना सेंटर पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने आपको कहा कि हिंदी रखिए, है ना? ठीक है, आप बताएं। हाँ, तो सब भूल गए, सब कुछ भूल गए हैं? अच्छा, शुरू से, स्टार्टिंग से करना है। ठीक, पिछले साल का क्वेश्चन देखा है क्या आपने? सिविल सेवा 2022 का सवाल देखा है? पिछले वर्ष क्या क्या चुनौती रही थी और क्या पढ़ना है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है और पिछले वर्ष क्या पूछा गया और आगे से पढ़ना कैसे। नहीं, यानी सबसे पहले देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यक्रम ये कितने दिन में समाप्त होगा और पढ़ना कैसे। यानी आप 2 पेपर में तो होता ही है ये प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, ये तो आप जान रहे हैं, 250 अंक। और ये भी कितने अंक का है? 250 अंक का। कितने घंटे रहता है समय? 3 घंटे रहता है, बिल्कुल ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, 250 अंक का पेपर होता है। ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, 250 अंक का। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है बताइए? प्रश्न कितने लिख, है ना, प्रश्न इस तरह से बटे होते हैं। 8 प्रश्न रहते हैं, 2 खंडों में रहते हैं, आप जानते हैं। ये खंड क होता है और ये खंड ख होता है। अगर फर्स्ट पेपर देखेंगे तो 4 प्रश्न होते हैं और खंड ख में 4 प्रश्न होते हैं। खंड क में इसके 5 सब पार्ट होते हैं, ये भी आपको पता होगा। नहीं, और ये अनिवार्य होता है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। ये अनिवार्य प्रश्न होता है जिसको हल करना है। नहीं, पहला जो प्रश्न होता है क्या होता है? अनिवार्य होता है। एक प्रश्न इसमें 10 अंक का होता है, यानी 10 अंक की टिप्पणी होती है। यानी जो पहला प्रश्न है वो 5 खंडों में विभाजित होता है और 5 खंडों में प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। और जो फर्स्ट पेपर है, ये जो टिप्पणी होती है वो भाषा विज्ञान से होती है, भाषा विज्ञान। ये टिप्पणी किससे होती है? भाषा विज्ञान से। यानी हम अभी सेकंड पेपर की चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे।
तो अनिवार्य प्रश्न जो पहला है वो किससे जुड़ा होता है? भाषा विज्ञान से, भाषा खंड से जुड़ा होता है। 10 अंक की टिप्पणी होती है, यानी ये आपके 5 प्रश्न यहाँ से हो गए। कुल प्रश्न कितने हो गए? 5। 10-10 अंक के 5 प्रश्न तो आपको अनिवार्य करना है। अब जो दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल है, इसमें 3-3 प्रश्न होते हैं। एक 20 अंक का प्रश्न होता है, 15 अंक का होता है और 15 अंक का होता है। यानी जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, एक 20 अंक का, 15 अंक का और 15 अंक का। ठीक उसी प्रकार ये भी वैसे ही होगा और ये भी वैसे ही होगा। पांचवा जो है फिर से अनिवार्य होता है, ये फिर से अनिवार्य होता है पांचवा। और इस अनिवार्य प्रश्न में अगेन ये 5 होते हैं, यानी 10 अंक इंटू 5, 50 अंक। यानी पांचवा जो प्रश्न होता है जो अनिवार्य है, इसमें भी 5 प्रश्न हैं। कितने अंक के? 10-10 अंक के 5 प्रश्न। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला प्रश्न खंड क का और खंड ख का 5वां प्रश्न, जो 5-5 टिप्पणियाँ होती हैं, ये सब क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। अगर यहाँ से आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका छूट जाएगा। तो ये 50 अंक का सवाल और ये भी 50 अंक का, ये भी 50 अंक का। और ये दोनों सवाल किससे जुड़ा होता है? टिप्पणी से जुड़ा होता है। और छठा, सातवां, आठवां, इन सब में क्या होगा? 20 अंक के सवाल होंगे, फिर 10-15 अंक के होंगे और फिर 15 अंक के होंगे। सब में होंगे। कुल प्रश्न कितने लिखने हो गए बताइए? 8 में से कितना लिखना है आपको? 5 प्रश्न लिखने हैं। और 5 प्रश्न का जो डिवीज़न है, जिसमें अनिवार्य है कौन सा? अनिवार्य है पहला और 5वां, ये अनिवार्य। अब रह गया कि 2, 3, 4 जो सवाल है, 2, 3, 4 ये जो प्रश्न है, इसमें से या तो 1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, नहीं? और 6, 7, 8 जो है, इसमें भी 1 तो अनिवार्य लिखना ही है दोनों में, नहीं? 1 अनिवार्य लिखना है और बाकी 1 जो अलग से लिखना है वो किसी खंड से लिख सकते हैं, चाहे इसमें से 1 लिखें या इसमें से 1 लिखें, लेकिन 1-1 तो लिखना ही है। यानी 2 प्रश्न ये अनिवार्य और 2 उसमें से अनिवार्य, और 1 प्रश्न आपके सामने है कि कोई भी खंड से एक्स्ट्रा 1 आप लिख सकते हैं, नहीं? यानी ये प्रत्येक प्रश्न में फिर 3-3 प्रश्न हो गए, तो 9 प्रश्न यहाँ से और 10 प्रश्न यहाँ से, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? कुल प्रश्न 19। कुल प्रश्न 19 लिखना है, नहीं? समय कितना है? 3 घंटे। शब्द कितने हैं? लगभग 3000 शब्द। ये जो 19 प्रश्न हैं उसमें जो 10 अंक के प्रश्न हैं, 10 अंक के प्रश्न है, ये हैं 10, नहीं? 20 अंक के प्रश्न कितने हो गए बताइए? 3। 20 अंक के 3 प्रश्न हो गए। और 15 अंक के प्रश्न कितने हो गए? 6, नहीं? 15 अंक के प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 6। और 20 अंक के प्रश्नों की संख्या हो गई 3 और 10 अंक के प्रश्नों की संख्या हो गई 10। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो 10 अंक का प्रश्न है, 10 अंक का जो प्रश्न है, इसको लिखने में लगना चाहिए 7 से 8 मिनट। 10 अंक के प्रश्न कितने में लिखना है आपको? 7 से 8 मिनट में लिखना है, नहीं? और लगभग आपको 150 शब्द लिखने हैं, 150 शब्द। 7 से 8 मिनट में जो स्पेस दिया हुआ है उसमें 150 शब्द लिखना है। और जो 20 अंक का प्रश्न है,
ये आपको लिखना है 14 मिनट में और लगभग 250 वर्ड, 250 शब्द लिखना है 14 मिनट में, यानी 250 शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है। और जो 15 अंक के सवाल हैं वो करीब 10 से 11 मिनट में लिखने हैं, है ना, और लगभग 200 शब्द लिखना है, लगभग 200 शब्द लिखना। यानी कुल शब्दों की जो संख्या होगी वो 3 घंटे में लगभग 3000 शब्द आपको लिखना है। वहीं जब एसे का पेपर होगा उसमें कितना लिखना है, 2 लिखना है, 2 सवाल, और उसमें लगभग 2500 शब्द लिखने हैं। एक निबंध 1200 शब्दों में। तो ये तो हुआ प्रथम पत्र का हिस्सा। प्रथम पत्र में क्या क्या पढ़ना है? खंड ख में पढ़ना है साहित्य का इतिहास, है ना। पहले अभी हम लोग देख लें इसको, तो ये समझ गए आप। यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? एक खंड में 19, जिसमें 10 अंक के सवाल हो गए 10, 20 अंक के सवाल हो गए 3 और 15 अंक के सवाल हो गए 6। और उसी तरह से आपकी तैयारी, आपका प्रिपरेशन। और जो प्रथम पत्र है, पहले देख लें इसको। प्रथम पत्र के 2 खंड हैं। पहला खंड है भाषा खंड और दूसरा है साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जिसको कहते हैं। तो ये जो खंड क है, यानी यहाँ से भाषा खंड से और साहित्य के इतिहास से। साहित्य के इतिहास का 2 भाग है। जहाँ भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछिएगा। एक है कविता का इतिहास और दूसरा है गद्य का इतिहास। नहीं, पहला क्या है? कविता का इतिहास और दूसरा है गद्य का इतिहास। कविता का इतिहास का मतलब है कि जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? आदिकाल, और यहाँ से लेकर के समकालीन कविता तक, यानी लगभग 7वीं सदी से लेकर के 21वीं सदी तक, आज तक ये जो कविता का डेवलपमेंट है ये क्रम से आपको पढ़ना है और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। आदिकाल से लेकर के समकालीन कविता, ये कविता का इतिहास है। और गद्य का इतिहास का मतलब है कि आपसे नाटक का इतिहास पूछा जाएगा, रंगमंच का इतिहास पूछा जाएगा, उपन्यास का पूछा जाएगा, कहानी का पूछा जाएगा और निबंध का पूछा जाएगा और अन्य विधाएं। तो ये कुछ डिवीज़न है ना। यानी ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना होगा? गद्य के इतिहास में नाटक का डेवलपमेंट, ड्रामा का, रंगमंच का, उपन्यास, कहानी, निबंध और अन्य विधाएं। और कविता के इतिहास में आदिकाल से समकालीन कविता। ये पूरा का पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो ये 5, 6, 7, 8 नंबर का जो सवाल है इससे जुड़ा रहेगा। और भाषा खंड में कहाँ होगा? अपभ्रंश से लेकर के और राजभाषा तक, और भी बीच में करीब 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक ये पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक किसके जुड़ा हुआ है? अपभ्रंश का, और फिर राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान और वैज्ञानिक तकनीकी विकास, लिपि, ये सब पढ़ना है। लगभग 10 टॉपिक, 9-10 टॉपिक इसमें हैं और इसमें सबका डेवलपमेंट पढ़ना है। आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑर्डर में पढ़ना है, आराम से समझते हुए, पूरी वैज्ञानिकता के साथ। हाँ, ये आदिकाल और केवल कविता का इतिहास
और इनका डेवलपमेंट, ये कौन सा सवाल होगा? 5, 6, 7, 8। और भाषा खंड में 1, 2, 3, 4 पेपर फर्स्ट में, यानी 1, 2, 3, 4 जो सवाल हैं, तो निश्चित रूप से ये 10 ही टॉपिक है, ये तैयार करना बहुत आसान है। तो यहाँ से ही 2 प्रश्न करते हैं, पहला करेंगे, एक ये करेंगे और एक और कर सकते हैं, यानी 3 प्रश्न आपको कहाँ से कर लेना है? भाषा खंड से। तो बहुत आसान होगा। 10 ही टॉपिक हैं और 3 प्रश्न का मतलब है कि आपका अधिकांश हिस्सा, और एक प्रश्न आप 5वां तो अनिवार्य है ही, 6, 7, 8 में से कोई एक प्रश्न। ठीक है, अब जरा सेकंड पेपर को देखिए। हिंदी साहित्य का जो दूसरा पेपर है, किसी भी विषय का जो पहला पेपर होता है वो थ्योरी का होता है। तो ज़्यादा अंक किस में होगा? थ्योरी में मिलेगा या प्रैक्टिकल में? थ्योरी में मिलता है। इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थियों के ये थ्योरी पार्ट है, तो ये इसमें मैक्सिमम अंक लोगों को मिलते हैं ज़्यादातर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो व्यवहारिक है, जिसको आप क्या कहते हैं? सेकंड पेपर कहते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ भी फर्स्ट पेपर क्या होगा? थ्योरी। पहले क्या पढ़ाया जाता है? थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर बाद आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। हर जगह यही होता है, चाहे वो संगीत सीखेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग करेंगे, या मेडिकल साइंस करेंगे, या हिंदी करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कोई भी विषय पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पेपर किससे जुड़ा होता है? सामान्यतः थ्योरी पार्ट्स, और सेकंड पार्ट जुड़ा होता है प्रैक्टिकल। तो इसी का प्रैक्टिकल होगा कुछ सेकंड पेपर में, यानी जो हिंदी साहित्य का जो द्वितीय पेपर है, सेकंड पेपर। अब इसका कैसे प्रैक्टिकल पार्ट है? ज़्यादातर तो हिंदी में भी यही होगा, व्यवहारिक बातें। व्यवहारिकता ये है कि जब कविता का इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पर कवि को पढ़ेंगे, और ये कवि की संख्या कितनी है? 12। यानी पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर सेकंड पेपर में क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिकल उसका। और प्रैक्टिकल पार्ट में यानी कवियों की संख्या कितनी हो गई? 12। और ये 12 कवि कौन कौन हैं? तो सबकी कविता रटनी नहीं है, केवल जानना भर है। कबीर हैं, जायसी हैं, सूरदास हैं, और तुलसीदास हैं। फिर उसके बाद बिहारी हैं, फिर उसके बाद गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त, फिर उसके बाद प्रसाद हैं, फिर उसके बाद निराला है, नागार्जुन है, दिनकर है, अज्ञेय, मुक्तिबोध। कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये 12 कवि आपके पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल जिसको कहा जाए। यानी यहाँ पर आपको क्या पढ़ना था? कविता का इतिहास। इतिहास का मतलब सिद्धांत, और यही सिद्धांत के आधार पर इन लोगों ने क्या लिखा है। जैसे ये 4 भक्ति काल के कवि, भक्ति काल, यहाँ हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल का सिद्धांत पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, और वहाँ भक्ति काल की कविताओं को प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे कि देखिए इसी थ्योरी पर इन्होंने लिखा है कि नहीं। भक्ति काल की थ्योरी होगी, उसी थ्योरी पर ये लोग क्या करेंगे? कविता लिखेंगे। नहीं होता है कि नहीं? जैसे आप दिन भर नियम बनाते हैं, फिर उस पर आधार पर फिर क्या करते हैं? चलते, रूटीन बनाते हैं कि नहीं, कि आज जो है इस हफ्ते मेरा रूटीन ये है, फिर उस पर आप क्या करते हैं? तो ये रूटीन बनाएंगे यहाँ कि भक्ति काल के ये जी 5 थ्योरी हैं, 5 हमने नियम बनाए और ऐसा ही लिखेंगे, और इसी थ्योरी पर वो लोग क्या करेंगे? कविता लिखेंगे। तो भक्ति काल के ये लोग स्टूडेंट हैं नहीं, लेकिन स्टूडेंट कैसे हैं? सिलेक्टेड लोग हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं भक्ति काल में, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे कवि हैं। उसमें से 4 लोगों ने क्या किया? ज़्यादा नाम कमाया,
ठीक है, और इसलिए उनको आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, लेकिन हज़ारों को नहीं पढ़ना है, आपको 4 लोगों को पढ़ना है, और इसी में इनके पद पढ़ने हैं, यानी इनके दोहे पढ़ने हैं। और कितने दोहे पढ़े हैं? 100 दोहे पढ़ने। 100 में से अगर आप 20 भी पढ़ लेते हैं, अगर 20 भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। कोई जरूरी नहीं कि 100 दोहे पढ़े जाए, सब एक जैसे थ्योरी पर है ना, सब एक जैसे थ्योरी पर है, लेकिन आप इसमें से कम 20, और कम से कम 20 में से कम 10 तो याद रहना चाहिए। 10 क्या रहना चाहिए? हाँ, याद रहना चाहिए, याद कर लें। 100 नहीं याद करें, 100 में से कम 20-25 को पढ़ें, 1/4 को, और उसमें से 10 क्या कर लें, याद कर लेंगे, तो काम चल जाएगा। और कौन सी किताब से पढ़ना है? तो इस किताब का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, इन्होंने संकलित किया है। संकलित किया है मतलब एक जगह लिखा है, जो यहाँ से मिल जाएगा नोट्स के रूप में, कबीर के हैं। हाँ, तो आपको नोट्स में अर्थ के साथ मिलेंगे ये। और किनका संकलित किया हुआ है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। क्यों डॉक्टर श्याम सुंदर दास का? क्योंकि कबीर लिखना नहीं जानते थे, वो तो बोलते थे। जैसे आज भी बहुत सारे लोग लिखना नहीं जानते, बोलते, तो कहीं मीटिंग में कुछ बोला, कहीं मीटिंग में कुछ बोला, तो कुछ संकलित हुआ, कुछ लोकप्रिय हुआ। अब आज बहुत साल गुजर गए तो कई सारे विस्मृत हो गए, है ना। तो उसमें अलग अलग लोगों ने संकलित किया है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संकलित किया है, पारसनाथ तिवारी ने किया है, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने किया है, श्याम सुंदर दास ने भी किया। तो आपकी जो संस्था है यूपीएससी, वो मानती है कि ये वाला संकलन हम बच्चों को पाठ्यक्रम में लगाएंगे। तो इसी संकलन में से आपको कितना याद रख लेना है? 10। और 10 याद का मतलब है कि पिछले अगर 10 साल के सवाल देख लिए जाए तो उतना ही याद कर लीजिए, काफ़ी है। नहीं, पिछले साल के सवाल में जो पूछे गए हैं उनका अर्थ जान लीजिए, पर्याप्त है। तो हम लोग इसको देखेंगे, यानी ये इसका थ्योरी पार्ट है, और फिर उसके क्या है, वो प्रैक्टिकल। जायसी ने एक किताब लिखी, उसका नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी इनका नाम है, और इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है पद्मावत। और पद्मावत में 2 खंड पढ़ने, एक सिंघल द्वीप है और दूसरा है नागमती वियोग। ये 2 खंड पढ़ना है। खंड का मतलब पार्ट, चैप्टर। वैसे ये किताब 58 खंड में, कितना खंड है? 58 खंड में, लेकिन आपको पढ़ना कितना है? 2 खंड। यही आपका सिलेबस। पद्मावत पूरी रचना कितने खंडों में है? 58 खंडों में, जिसमें से पढ़ना 2 है। और ये किताब लिखी गई 1540 में। ये किताब कब लिखी गई? 1540 में। तो इसका भी मान लिया कि 2 खंड पढ़ना है, तो 5-6 कविताएं यहाँ भी याद रख लीजिए। 5-6 जो है यहाँ भी याद रखना है, पूरा नहीं याद रखना है। तो आपका जो उद्देश्य है एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने का, तो वो हो जाएगा। तो ये कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी, और फिर अगले कवि हैं, इनका नाम है सूरदास, और इन्होंने एक किताब लिखी भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार, ये आपके कोर्स में। ये सब क्या है? इस थ्योरी का वो प्रैक्टिकल। भक्ति काल ने कुछ सिद्धांत दिए, उसी सिद्धांत पर ये लोग लिख रहे हैं। नहीं, जैसे ये पढ़ाया गया भक्ति काल के सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर वो जो लोग अच्छे विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या लिखा? कविता लिखी, भ्रमर गीत सार। और इसमें एक टॉपिक है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव और गोपियों के बीच में एक डायलॉग चल रहा है, और इसी डायलॉग का 100 पद आपको पढ़ना है।
उधो गोपी संवाद। और इसी ऑर्डर में सबसे पहले कवि का नाम क्या है? कबीर। फिर दूसरे कवि का नाम है जायसी, इसी ऑर्डर में है। फिर तीसरे कवि का नाम है सूरदास, और सूरदास ने क्या लिखा? भ्रमर गीत सार। और ये भ्रमर गीत सार में क्या पढ़ना है? उधो गोपी संवाद। और उधो गोपी संवाद का कितना पद? 100 पद। इस 100 पद में फिर आपको 20 पद जान लेना है और 10 हाँ ये याद करना, लर्न करना। यानी 20 पद का आप मीनिंग जान लीजिए और 10 कम से कम 2-2 लाइन याद कर लीजिए। सूरदास। तुलसीदास में 2 किताबें पढ़नी हैं, एक तो सुंदरकांड पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है उत्तरकांड। सुंदरकांड पढ़ना है रामचरितमानस का और उत्तरकांड पढ़ना है कवितावली का। तो कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, ये सब जो कवि हैं ये लोग भक्त हैं और भक्ति काल का जो समय है उस समय के हैं। और एक थ्योरी, ये वाला आपका थ्योरी पार्ट कहाँ पूछा जाता है? पेपर फर्स्ट में। और वो कहाँ पूछा जाएगा? पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में कितने कवि हो गए? 12। 12 में से 4 कवि कहाँ के हैं? भक्ति काल के। और चारों का जो पाठ्यक्रम है, तो ये सब कविताओं का अर्थ आपको तो यहाँ से मिलेगा ही, और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी बताया जाएगा। और ये कालखंड है भक्ति काल का। फिर अगला जो टॉपिक है जिसमें कवि हैं ये है रीतिकाल के। रीतिकाल भक्ति काल के बाद है ये। तो रीतिकाल का थ्योरी कहाँ पढ़ना है? पेपर फर्स्ट में। और पेपर सेकंड में रीतिकाल का प्रैक्टिकल पढ़ना है। और रीतिकाल के कवि कौन हैं? बिहारी। और इनकी किताब का नाम है सतसई, बिहारी सतसई। सत मतलब 7, सई मतलब 100, 700 दोहे हैं। बिहारी सतसई। सतसई का मतलब क्या हुआ? 700 दोहे। किसने लिखा? बिहारी ने लिखा। ये जो प्रैक्टिकल है वो किस, यहाँ रीतिकाल हम पढ़ेंगे उसी पर आधारित वो रहेगा। इस 700 में से 100 आपके पाठ्यक्रम में, 100 जो है सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। इस 100 में से फिर आपको 10 याद करने, 10 याद करना, और कम से कम 20 का अर्थ जानना है और 10 आपको याद रखना है। तो ये सब बता दिया जाएगा कि कौन सा याद रखना है जो सरल पाठ है। 10 काफ़ी है किसी एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। हाँ, तो कहीं से भी पूछेंगे, लेकिन थ्योरी तो एक ही हुआ ना। प्रैक्टिकल में जैसे उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे आप मैथ में सम बनाते हैं, तो जिसको पाई आर स्क्वायर आ गया तो आर का वैल्यू बदलेगा, तो आपने 10 सम बना लिया। ऐसा थोड़ी है कि जितना सम किताब में रहता है सब बनाते हैं। तो हाँ, तो वही उसमें व्याख्या रहती है। तो व्याख्या थ्योरी और जो आपने 10-15 पढ़ा है उस आधार पर हो जाता है। हाँ, हो जाता है। ठीक है, तो वो तो बहुत आइडियल कंडीशन हो गया कि जी हम सब पढ़ जाएं, लेकिन कम से कम 20 तो पढ़ ही जाएं, नहीं, और उसमें से 10 को याद कर लें। ठीक। मैथिली शरण गुप्त एक कवि हैं और इनकी रचना है भारत भारती। ये 1912-13 में लिखी गई किताब भारत भारती। ये किताब कब लिखी गई? 1912-13 में। यानी जो स्वदेशी मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा दशक है, उसमें लिखा गया। तो ये एक बार पूरा पढ़ जाना मतलब अर्थ नहीं जानना। यहाँ भी कम से कम 20 का अर्थ जानना है और 10 आपको याद रखना है। तो भारत भारती जो किताब है वो कविता है पूरी तरह। तो यहाँ भी एक बार रीडिंग लगाएंगे। इतना सरल लिखा गया है खड़ी बोली में कि पढ़ते ही सब समझ में आ जाएगा।
जैसे होगा लिखा हुआ कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। तो ये सुनने में भी आसान, समझने में भी आसान। तो अपने राष्ट्रीय आंदोलन को, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसी को ये रचना व्यक्त करती है भारत भारती। तो यहाँ भी आपको 10 याद रखना है। इसके बाद जो कवि हैं उनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। पूरा नाम क्या है? जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। ये बनारस के रहने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इनकी जो कविता है वो कौन सी है? कामायनी। कामायनी, कामायनी कविता। और ये कविता लिखी गई 1935 में। 1935 में लिखी गई। कामायनी कविता कब लिखी गई? 1935, 1935। और इसमें 15 सर्ग हैं। सर्ग मतलब चैप्टर, 15 चैप्टर। इसमें से सब चैप्टर नहीं पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है। 2 चैप्टर आपके सिलेबस में है। ये 2 कौन कौन है? चिंता और श्रद्धा। ये 2 चैप्टर आपके कोर्स में है, चिंता और श्रद्धा। तो इनका मीनिंग समझना है और 2, 4, 10 कविताएं इसमें भी याद रखनी है। वो पढ़ते पढ़ते याद, जब इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। कोई भी काम अगर इंटरेस्ट है तो तुरंत याद हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है, फिर तो देर लगेगा। इसके बाद जो कवि हैं उनका नाम है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला की 2 कविताएं आपको पढ़नी है। एक है राम की शक्ति पूजा और दूसरी रचना है कुकुरमुत्ता। ये 2 कविताएं पढ़ने, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। तो यहाँ भी इसका एक बार मीनिंग जानना है, अर्थ जानना है और कुछ चीज़ें याद रखनी। राम की शक्ति पूजा जो लिखी गई वो 1936 में लिखी गई थी। और 1936 का मतलब है कि ये भी राष्ट्रीय आंदोलन का है, फ्रीडम स्ट्रगल का है। तो ये रचना आपको, ठीक उसी तरह से नागार्जुन एक कवि हैं बिहार के, वैद्यनाथ मिश्र नाम था इनका। इनकी 3 कविता पढ़ने, बहुत आसान आसान कविताएं। एक है अकाल और उसके बाद, दूसरा है हरिजन गाथा और तीसरा है बादल को घिरते देखा है। तो ये 3 कविताएं, एक बार अर्थ यहाँ बता दिया जाएगा तो समझ में याद, एक ही बार में याद हो जाएगा अर्थ बताने से। तो अर्थ तो जरूर जानना है और उसी पर व्याख्या भी पूछी जाएगी। दूसरे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, माना जाता है राष्ट्र कवि। और इनकी कविता का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इनकी कविता का नाम है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक जगह का नाम है। कहाँ है जगह? हरियाणा में है। वहाँ महाभारत हुआ था। तो उसी महाभारत जो स्टोरी है, उसी महाभारत स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर का नाम युधिष्ठिर है और दूसरा भीष्म। तो उन्हीं लोगों का एक डायलॉग दोनों कैरेक्टर को ले करके दिनकर ने, जो वर्तमान समस्या है युद्ध की, उस पर एक कविता लिखी गई। तो कुरुक्षेत्र कविता ये लिखी गई आज़ादी की पूर्व संध्या पर, 1945 में लिखी गई। तो इसको भी एक बार रीडिंग लगाना है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो कवि हैं उनका नाम क्या है? अज्ञेय। और अज्ञेय की एक कविता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा 1961 की कविता। 1961 भारत अब आज़ाद हो गया और एक वीणा जो असाध्य है, आप लोग भी एक वीणा बजा रहे हैं, यूपीएससी भी तो एक वीणा है जो थोड़ा कठिन है। तो ये कैसे बजती है
यूपीएससी कैसे होगा उसी का रहस्य ये बताते हैं। ये भी तो एक वीणा है, ये भी तो एक लक्ष्य है, एम है। और कलाम जी ने कहा था कि लक्ष्य वे हैं जो सुने ही न दें। तो यहाँ भी एक साधक है, उसका नाम क्या है, प्रियमबद। वो भी कैसे वीणा बजाता है और कैसे बजती है वीणा। तो यहाँ भी दो चार कविताएं। मुक्ति बोध की एक कविता है ब्रह्म राक्षस, और ये 1964 की कविता है, 1964। तो ये टोटल कितने कवि हैं, 12। ये थ्योरी पार्ट, ये प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल यानी पहले क्या पढ़ा जाता है, थ्योरी पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। कई विद्यार्थियों के इस प्रैक्टिकल में ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इसी में आएंगे, है ना, इसी में आते हैं। और ये थ्योरी पार्ट है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं तो वो ये समझ ही में नहीं आ रहा है, तो मास लेवल पर यहाँ पे कम मार्क्स अब आ रहे हैं, है ना। क्योंकि ये दोष कहाँ पर चला जाता है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन क्योंकि वीडियो वाला जो हिस्सा है, आजकल जो टीचर हो पढ़ाते कम हैं, विज्ञापन में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसका खामियाजा बच्चे भी तो भुगतेंगे नहीं। क्योंकि घर का गार्जियन अगर विज्ञापन में रहेगा तो बच्चे तो, इसलिए इसमें अभी कम लोगों के आ रहे हैं मार्क्स। क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, व्याख्या नहीं लिख पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इन सब कारणों से, कई कारणों से सेकंड पेपर में मार्क्स लोगों के क्या हो रहे हैं, कम आ रहे हैं। ये वाला हिस्सा क्योंकि थ्योरी पार्ट है तो लोग अपने से भी कुछ कुछ करके हाँ कर जा रहे हैं, तो ये समस्या एक डेवलप हुई है। तो कवि इसमें कितने पढ़ने हैं, 12। अब इनको समझना होगा तो इसमें भी मार्क्स आ जाएंगे अच्छा। और समझ के, चूँकि व्याख्या का पोर्शन है तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने रट लिया कि भाई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, जब तक सम नहीं बनाएंगे तो वो तो रटा हुआ है, तो रटा हुआ तो ये पार्ट है, इसमें थोड़ा रट लेता आदमी। उसमें क्या है, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको बनाना ही पड़ेगा, व्याख्या लिखनी ही पड़ेगी। तो व्याख्या जब लिखनी है, और व्याख्या कितनी होती है, 10 व्याख्या लिखनी होती है, 10। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में 5, और दोनों अनिवार्य हैं। अब ये व्याख्या रट के तो संभव नहीं है, तो जब रट के संभव नहीं है तो कोई जांचे उसको, कोई उसको पढ़ाए, जांचे। अब ये वीडियो पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, उसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है, उसके लिए जांच ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ समस्या आ रही है। अब ज़रा देखिए, हम लोग गद्य के इतिहास में कौन कौन सा पढ़ना है। तो 12 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, और छोड़ना किसी को नहीं है, पढ़ना तो सबको है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछिए, कोई भी मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई मन में जैसा भी सवाल उठ रहा हो, क्योंकि पाठ्यक्रम तो याद होना ही चाहिए। कोई मन में आ रहा है सवाल, पूछिए। वीडियो से, नोट से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हाँ वो तो सम बनाना है ना, वो तो सम बना, मान लिया कि आपने पढ़ लिया कि जी 2πr होता है पेरीमीटर, लेकिन अब सम तो बनाना होगा। सम में थोड़ा चेंज होगा कि भाई r में 50% की वृद्धि कर दी गई तो पेरीमीटर में कितना चेंज होगा। अब ये तो कोई बताएगा ना, वो तो रटने से काम नहीं चलेगा, और वो तो सम है, वो बनाना पड़ता है, हर बार अलग आएगा। तो इसलिए सेकंड पेपर में लोगों को वीडियो से काम चलना नहीं है, तो ये एक समस्या आ रही है सेकंड पेपर में। अब देखिए गद्य का इतिहास, यहाँ कुछ सवाल है क्या आपके पास, किसी के मन में कोई सवाल, आपके मन में कोई भी सवाल नहीं। अब जरा गद्य का इतिहास जो है, ये जो थ्योरी पार्ट है,
ये भी थ्योरी है। अब इसके भी कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, सेकंड पेपर में देखेंगे। नहीं, जैसे नाटक का डेवलपमेंट पढ़ना है तो यहाँ पर आपके 3 नाटक भी पढ़ना है, इसी पर आधारित 3 नाटक पढ़ना जो आप पढ़ते हैं। 3 नाटक कौन कौन सा है? भारत दुर्दशा, दूसरा नाटक है स्कंदगुप्त, तीसरा नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये 3 नाटक हैं। ये थ्योरी पार्ट है, वो क्या है? प्रैक्टिकल है। यहाँ नाटक का डेवलपमेंट पढ़ना है, नाटक होता क्या है, नाटक के एलिमेंट्स क्या हैं, और वहाँ पर 3 नाटक पढ़ना है। भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, इनका बहुत पॉपुलर नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो भारत दुर्दशा यहाँ आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ना जरूरी है। स्कंदगुप्त नाटक, ये 1928 का नाटक, 1928 का। ये नाटक 1880 का है। और स्कंदगुप्त नाटक कब का है? 1928 का। और स्कंदगुप्त किसने लिखा है? किसने लिखा है? हाँ, प्रसाद ने लिखा है। तो प्रसाद की एक कविता आपको कोर्स में थी और एक नाटककार के रूप में कोर्स में। स्कंदगुप्त नाटक। आषाढ़ का एक दिन 1958 का नाटक। भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, और मोहन राकेश एक बड़े नाटककार हैं, उन्होंने लिखा है, मोहन राकेश। तो ये 3 नाटक पढ़ना है। यहाँ पर क्या पढ़ना है? नाटक की थ्योरी। सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है? प्रैक्टिकल उसका। 3 नाटक पढ़ना है। तो नाटक और रंगमंच, ये थ्योरी पर आपने 3 नाटक पढ़ा। रंगमंच का मतलब फिर उसको खेला जाएगा मंच पर। तो ये सवाल आते हैं कि भाई स्कंदगुप्त खेला जा सकता है कि नहीं, या रंगमंच पर कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से अभिनीत किया जा सकता है। उपन्यास, ये थ्योरी आपने पढ़ लिया, यहाँ पर 4 उपन्यास पढ़ने हैं। यहाँ पर उपन्यास का डेवलपमेंट पढ़ते हैं पेपर फर्स्ट में, और सेकंड में 4 उपन्यास आपके कोर्स में। 4 उपन्यास कौन कौन हैं? गोदान, दिव्या, मैला आंचल और महाभोज। ये 4 उपन्यास। तो इसको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। गोदान लिखा गया 1936 में। किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा। गोदान की रचना किसने की? प्रेमचंद ने। बहुत पॉपुलर, सब जानते ही हैं। 1936 में लिखा गया। दिव्या लिखा गया 1945 में। किसने लिखा? यशपाल ने। यशपाल। मैला आंचल लिखा गया 1954 में, 1954। और किसने लिखा? रेणु। पूरा नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु का ये उपन्यास है मैला आंचल, और ये लिखा गया 1967 कहिए, 1967 में। और ये लिखा किसने? मन्नू भंडारी ने। तो 4 उपन्यास आपके कोर्स में, 3 नाटक कोर्स में। 4 उपन्यास, 3 नाटक, और फिर कहानी आपके कोर्स में 2 है, 2 कहानी संग्रह। 2 कहानी संग्रह आपके कोर्स में। कौन कौन? प्रेम मंजूषा। प्रेम मंजूषा ये प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के नाम में ही प्रेम है, उसी नाम से प्रेम मंजूषा भी है, कहानी संकलन। और दूसरा कहानी संकलन है एक दुनिया समानांतर। समानांतर ये संकलन किया राजेंद्र यादव ने।
तो इसमें कई कहानियाँ हैं। कहानियाँ मनोरंजक हैं, नहीं, पढ़ने में आसानी है इसमें, तो क्रम से इसको पढ़िए। 4 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 3 नाटक और ठीक उसी तरह से 2 निबंध संग्रह। आपके कोर्स में 2 निबंध संग्रह, और निबंध संग्रह कौन कौन सा है? एक है चिंतामणि और एक है निबंध निलय। निबंध निलय ये डॉक्टर सत्येंद्र का है, और चिंतामणि जो निबंध है, हाँ, ये शुक्ल जी का है। तो इतनी किताबें खरीदनी है आपको। यानी ये जो हिस्सा है द्वितीय पत्र का, जो ये पूरी लिस्ट है, यही पूरी लिस्ट परचेज करना है। परचेज करना है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। ये पूरी लिस्ट आपको क्या करना है? परचेज करना है। जो 12 कवियों की लिस्ट है वो यहाँ से दिया जाएगा नोट्स के रूप में। और पेपर फर्स्ट में कुछ भी नहीं परचेज करना है। पेपर सेकंड में आपको क्या क्या खरीदना है? 3 नाटक, 4 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और 2 निबंध संग्रह। तो इतना आपको लेना है। और इसमें से व्याख्या पूछी जाएगी, कुछ प्रश्न पूछेंगे जाएंगे। स्टाइल जो होता है पूछे जाने का, वो सब कैसा होता है? वही सेम पैटर्न। सेम पैटर्न का मतलब है यह है कि जो द्वितीय पत्र है उसमें भी यही सवाल होंगे। 2 खंड में होगा। पहला क्या होता है? व्याख्या का। और 5वां क्या होता है? ये भी व्याख्या का होता है। ये गद्य से व्याख्या रहेगी। गद्य का मतलब ये हिस्सा। और ये व्याख्या किससे होगी? पद्य से, यानी 12 कवियों से होगी। और ये अनिवार्य है, पहला और 5वां। यहाँ प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपसे लिखा ही नहीं जाएगा। और जब लिखा नहीं जाएगा तो दोष किसको देंगे? ना, खुद को तो देंगे नहीं। खुद को नहीं देंगे, कोचिंग को भी नहीं देंगे, क्योंकि कोचिंग का चयन तो आपने ही किया नहीं, तो इसलिए दोष दे ही नहीं सकते। चाहे फंस भी गए हो तब भी नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि वो तो गार्जियन ने चयन किया नहीं है। तो इसलिए जितने फंसे हुए विद्यार्थी हैं वो सब दोष नहीं देते कोचिंग को। क्यों नहीं देते? क्योंकि स्वयं निर्णय लिया। तो स्वयं के निर्णय को कहाँ दोष? अकेले में दोष देंगे, लेकिन पब्लिकली वो क्या करेंगे? नहीं जी, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि निर्णय किसका है? तो स्वयं का है। तो फिर आप दोष क्या देंगे कि यूपीएससी ने बहुत क्या कर दिया है? हाँ, टेढ़ा सवाल पूछ दिया है, घुमा के पूछ दिया है, ठीक है। वो बेचारी निरीह संस्था आपसे कुछ, हाँ, वो संस्था उस अब जो है उधर से कोई आंसर ही वो नहीं दे रही है आपके दोष लगाने का, नहीं। तो ऐसा इस बार का जरा देखिए, हिंदी का क्वेश्चन कितना आसान पूछा है। हिंदी का सवाल आप देखिए, विगत 2-3 सालों से बहुत ही आसान पूछा गया सवाल। रिपीट भी हो रहा है, व्याख्या तक रिपीट हो जाती है। तो ये है व्याख्या 12 कवि से। यहाँ व्याख्या गद्य से। गद्य का मतलब 3 नाटक, 4 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और 2 निबंध संकलन। और फिर बाकी तो आप जानते ही हैं कि इसमें 3 प्रश्न, 20 अंक, 15 अंक और 15 अंक। यहाँ भी वैसे ही। कुल प्रश्न की संख्या कितनी लिखनी है? 50 अंक का एक प्रश्न, 5 लिखना है, 250 अंक। नहीं, तो ये तो है पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम और सिलेबस ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसमें आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए। टेक्स्ट बुक पढ़ने में, लेकिन एक बार तो पढ़ ही लेना है ना, एक बार। हाँ, क्योंकि पढ़े रहेंगे। ठीक वैसे ही है जैसे कोई मूवी पर सवाल आए और मूवी आपने देखा नहीं, सुना भर है ना, तो या किसी और से सुना है,
या केवल उसकी समीक्षा, मान ले कि गोदान की कोई समीक्षा सुन ले, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब एक ही बार ज़िंदगी में एक ही बार पढ़ना है, तो एक बार पढ़ना है तो पढ़ लिया जाना चाहिए, नहीं? और पढ़ने का भी एक अपना तरीका है, तो पढ़ने का तरीका भी हम आपको बता दें कि कैसे पढ़ा जाए। यानी हम बता रहे हैं आपको कि जो टेक्स्ट है, जो पाठ्यक्रम है, वो पढ़ने का तरीका क्या हो, टेक्स्ट पढ़ने का क्या तरीका हो, बेस्ट तरीका क्या है। जैसे आप गोदान पढ़ना चाहते हैं तो गोदान कैसे पढ़ें, या कोई नाटक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी इनमें से जो टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे अच्छा तरीका है मेरे विचार से पढ़ने का, वो ये है कि क्वेश्चन बैंक एक बार सबसे पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन बैंक आप मिला होगा या मिलेगा, प्रश्न पत्र प्रारूप, है ना। अब ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में गोदान टॉपिक पे आइए। गोदान टॉपिक पर 15 सालों के सवाल लिखे गए एक ही जगह, तो एक जगह लिखा गया है, तो सबसे पहले व्याख्या का सवाल, प्रश्न, वो सब एक बार पढ़ जाइए। तो एक बार पढ़ा आपने, ये पूरा पढ़ने में मान लिया 15 मिनट का समय लगा। क्वेश्चन पढ़ने में तो कम ही समय लगता, 15 मिनट में या 20 मिनट में या आधे घंटे में आपने 10-15 साल का सवाल पढ़ लिया। फिर उसके बाद, यानी अगर आपने 30 मिनट मैक्सिमम लगाया आपने, तो एक दिन पढ़ गए सवाल, या उसको सवाल को पढ़ा। सवाल पढ़ने के बाद फिर आप गोदान टॉपिक लीजिए और 5 पेज पढ़िए। गोदान किताब ले लिया, पहले आपने क्या पढ़ लिया है? सवाल पढ़ लिया, आधा घंटा लगा करके सवाल पढ़ लिया। तो प्रश्न पढ़ने से क्या पता चलेगा कि किस दिशा में सवाल पूछे जाते हैं। तो जब आप गोदान पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा तो फिर क्या होगा, वो सवाल, हाँ, कम से कम 10% तो घूमते ही रहेंगे। जैसे कोई मूवी देखने जाएं, ये पहले देख करके कि क्या क्या सवाल पूछा गया है इस मूवी से, नहीं, पहले आपने क्वेश्चनायर देख लिया कि भाई इस मूवी से, गोदान मूवी से कौन कौन से सवाल आए हैं, और तब आप देख रहे हैं तो आपका ध्यान है ना। मान लीजिए कोई गीत के कोई लैंग्वेज से व्याख्या पूछी गई हो, तो आपका ध्यान जाएगा, अच्छा ये पूछा गया, ठीक है। तो अब 5 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़ने के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, तो अगली बार आपको समय लगेगा 5 मिनट। क्वेश्चन देखने में कितना समय लगेगा? तो 5 पेज पढ़ा, फिर से क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये जो व्याख्या है इसी 5 पेज से है। तो आपको आनंद आएगा कि हमने तो प्रश्न और किताब, और उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जी ये व्याख्या पूछी गई इस साल में, अपनी किताब है आपकी, आपने अंडरलाइन कर लिया। इसका मतलब है कि अब तक आपने 2 बार सवाल देख लिया, और गोदान का कितना पढ़ा है? 5 पेज पढ़ा है। फिर इस 5 पेज पढ़ने में मान लिया आपने 20 से 25 मिनट फिर से लगा लिया। फिर अब इसके बाद आप कम से कम 50 पेज पढ़ जाइए। अब जो तीसरा है, आपने 2 बार सवाल भी पढ़ लिया, 50 पेज पढ़ लिया। एक बार फिर से फिर 5 मिनट लगाइए, किस पर? प्रश्न पर 5 मिनट लगाइए, तो आपको कई सारी चीज़ें खुल जाएंगी, और बहुत सारी व्याख्या के प्रसंग आपने अंडरलाइन कर लिए होंगे। इस पढ़ते वक्त जो सेंटेंस, जो वाक्य आपको लगे कि ये विचार परक है, आपको कुछ लगेगा कि ये क्या है, ये विचार परक, इसमें कुछ थॉट है, आपको मन में महसूस होगा कि ये लाइन क्या है, इसमें विचार परक है, इसमें कोई प्रेमचंद का थॉट है जो अपने कैरेक्टर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो वाक्य अच्छा लग जाए उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है ना, अंडरलाइन करना है। जो वाक्य आपको अच्छा लग जाए, वो हर व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग होता है।
नहीं, किसी को प्रेम वाला लाइन अच्छा लगेगा, किसी को प्रकृति वाला लाइन अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा कि नहीं जी तो ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बोला गया है, वो लाइन अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग है। तो जो लाइन आपको अच्छा लगे वो क्या करते जाएं, नोट करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। अब पांचवी बात यह है कि आप पूरा पढ़ जाइए, पूरा उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास पढ़ जाइए। और संपूर्ण उपन्यास पढ़ने के बाद फिर से प्रश्न पे जाइए, दोबारा प्रश्न पे जाइए। हो सकता है कि ये पढ़ने में आपको कितना दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। 2 दिन का मतलब है कि कम से कम 12 घंटे लग जाए, 15 घंटे लग जाए। लेकिन अब जीवन में ही एक बार पढ़ना है। आपने अंडरलाइन भी किया हुआ है, व्याख्या के प्रसंगों को भी अंडरलाइन किया है। अब जब आपको मुख्य परीक्षा देना हो तो मुश्किल से ये आधे घंटे लगेंगे। फिर कितना समय लगा, यानी एक बार आपने क्या पढ़ा है, पीटी से पहले एक बार गंभीरता से इसको पढ़ लिया, और फिर जब पीटी पास कर जाए तो जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है उसको पन्ने पलटने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा। तो जीवन में ही 2 ही बार पढ़ना है, नहीं तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि हिंदी है, दिल और दिमाग दोनों से पढ़ते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन इस प्रोसेस से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अगर इस प्रोसेस से नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न नहीं देखेंगे, तो आपको कई बार फिर टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। जैसे किसी ने केवल वैसे ही एक बार पढ़ लिया तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरी चीज़ें याद नहीं रहेंगी प्रश्न के संदर्भ में। वैसे एक याद रहेगा, लेकिन चूँकि आपको इंटरेस्ट के लिए पढ़ना और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। एक हुआ इंटरेस्ट के लिए पढ़ना और एक हुआ किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना का मतलब थोड़ा सा और गंभीरता से पढ़ना। नहीं जैसे आपसे कोई कहे कि जी ये मूवी देख करके और इसमें से हम सवाल पूछेंगे, तो हो सकता है कि आप वहाँ के कुछ लाइंस, वहाँ के कुछ विचार, वहाँ के कुछ गीत, वहाँ के कुछ डायलॉग आप क्या कर दें, नोट करें। और एक हुआ कि नहीं जी आज दोस्तों के बीच मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो मनोरंजन के लिए गए। तो इस तरीके से एक बार पढ़ना है। और इस तरह से आपको, ठीक उसी तरह से आपको स्कंद गुप्त भी पढ़ना है, आषाढ़ का एक दिन। ये सारे टेक्स्ट को क्या करना है, प्रश्न देखते हुए, विचारों को अंडरलाइन करते हुए, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको मेंशन करते हुए एक बार हो सकता है कि ये पूरा टेक्स्ट पढ़ने में 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। लेकिन जीवन में 15 ही दिन तो है, फिर एक बार अगली बार तो कितना लगना है, अगली बार तो आधा घंटा 10 मिनट लगना है। जैसे भारत दुर्दशा 10 मिनट में पढ़ जाएंगे। आषाढ़ का एक दिन पढ़ने में हो सकता है कि 1 दिन लग जाए। और इतना अच्छा नाटक है आषाढ़ का एक दिन कि नहीं पढ़े हैं तो एक सुख से वंचित हैं आप। नहीं, बहुत अच्छा नाटक, प्रेम और पढ़ने पर आधारित नाटक है। तो विथ इंटरेस्ट और क्वेश्चन को देखते हुए, प्रश्न को देखते हुए इसको एक बार पढ़ जाना है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आंसर जो है यहाँ तो कराया ही जाएगा, क्वेश्चन आंसर तो लिखवाया जाएगा, कराया जाएगा। उससे सफल होना है धीरे धीरे। अब आपके पास कोई सवाल हो तो पूछिए। क्या क्या फिर से? अच्छा, ये 2 दिन, ये हमने ये कहा कि गोदान पढ़ने में हो सकता है 2 दिन हो जाए, हाँ हो जाए, या 3 दिन लगा लीजिए। लेकिन जीवन में तो एक ही बार पढ़ना है। अगली बार तो फिर आधा घंटा ही लगेगा। मान लिया आपने एक बार में बहुत धीमी गति से पढ़ा, कोई बात नहीं, 3 दिन लग जाएगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे तो पढ़ेंगे ही, नहीं 3 दिन लगा के पढ़ जाइए। और 3 दिन में आपने कम से कम 4 बार क्वेश्चन भी देखा है, तो प्रश्न देखा है, तो प्रश्न के संदर्भ में आपने पढ़ा है, तो ये पढ़ना इफेक्टिव है और स्मरणीय भी, मतलब आपको हमेशा याद रहेगा। अगर वैसे बगैर प्रश्न के, बगैर कोई लक्ष्य निर्धारित किए हुए पढ़ेंगे केवल मनोरंजन के लिए, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हुआ पढ़ने का तरीका, जो टेक्स्ट को पढ़ते हैं। और कविताओं को तो यहाँ पढ़ाया ही जाएगा, कविताओं को पढ़ाया जाएगा। अब एक और प्रश्न ये है कि
हम लोग पढ़ेंगे कैसे और कैसे पढ़ना चाहिए, कॉपी कैसे बनाएं और अध्ययन का तरीका क्या होगा। अध्ययन का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए थ्योरी पार्ट से। और थ्योरी पार्ट का मतलब है कविता का इतिहास। यहाँ से प्रारंभ होना चाहिए। वैसे कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? कविता का इतिहास, थ्योरी पार्ट्स, यानी पेपर फर्स्ट से, यानी प्रथम पत्र से। कहीं भी अध्ययन का जो तरीका है वो कहाँ से है? प्रथम पत्र से। अगर मनोरंजन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कहानी से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं जी अभी हमको क्या करना है, मनोरंजन करते हुए पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए? कहानी से। अगर आपको लगता है कि नहीं, पाठ्यक्रम को समझते हुए, प्रश्न पत्र के पैटर्न को देखते हुए, तो पढ़ने का तरीका क्या हो? सबसे पहले थ्योरी पार्ट। कहीं भी इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल साइंस करेंगे, तो कहाँ से पढ़ाया जाता है? थ्योरी से। तो कविता के इतिहास में आपने आदिकाल पढ़ा, फिर भक्ति काल पढ़ा, और फिर भक्ति काल का जब थ्योरी पढ़ा तो इसके साथ फिर चारों कवियों को भी पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा? कबीर को, जयसी को, सूर को और तुलसी को, यानी इन चारों कवियों को भी पढ़ा। यानी अब आपके सामने क्या है? ये द्वितीय पत्र के भी लोग आ गए। यानी इसका थ्योरी पढ़ा, इसका क्या पढ़ा? प्रैक्टिकल पढ़ा। और फिर इसी तरीके से अब इनके बारे में, इनकी भाषा भी है, इनका लैंग्वेज भी है। मान लीजिए इनकी भाषा अवधी है, तो इस अवधी भाषा को कहाँ पढ़ना है? भाषा खंड में पढ़ना है। तो भाषा खंड में वही पढ़ना है जो इनकी भाषा है। अवधी आपके भाषा खंड में ही पढ़ना है। तो आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी समझते हुए जान लिया कि अवधी होती कैसी है। तो अवधि का डेवलपमेंट जब हम लोग भाषा खंड में पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के पहले थ्योरी पार्ट उसका पढ़ा, फिर उसके बाद उसका क्या पढ़ा? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ा। यानी यहाँ पर भक्ति काल पढ़ा। फिर जब यहाँ हम लोग रीति काल पढ़ेंगे तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके साथ जो इसके कवि हैं बिहारी वो पढ़ेंगे। और चूँकि कविता से अधिक प्रश्न बनते हैं और अधिक अंकदायी भी है, इसमें हिंदी में सबसे ज़्यादा अंकदायी क्या है? या तो भाषा खंड या तो कविता खंड। आसान भी है और बचपन से कविता पढ़ते भी रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए पढ़ने की। यानी कविता का इतिहास और कविता का जो कवि संबंधित जो कवि उनको पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कॉपी है, एक कॉपी जो कविता का इतिहास और कवियों पर, यहाँ पर जो आप लिखेंगे यहाँ क्लास में, चूँकि ऑफलाइन क्लास हो रही है और यही ऑफलाइन क्लास फिर क्या हो जाती है? ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, तो फिर ऑनलाइन वालों को मिलता है ना। जो ऑफलाइन क्लास है वो क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है उसकी। तो जो दूर बैठे विद्यार्थी हैं जो नहीं आ सकते तो ऑनलाइन क्लास में रहते हैं। और प्रत्येक हफ्ते आपको क्या करना चाहिए? टेस्ट भी देना चाहिए। मान लीजिए एक हफ्ते आपने पढ़ाई किया तो आप लिख के भी दिखाइए कि भाई आपने आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा, उसकी व्याख्या पढ़ी। व्याख्या लिखने का तरीका भी बताया जाएगा। तो फिर आप लिख के दिखाते भी हैं, लिख करके जमा करते हैं और उसको चेक किया जाए। जो ऑनलाइन में हैं वो व्हाट्सएप वगैरह से लिख के दिखा सकते हैं, वो भेज सकते हैं। तो कविता खंड पहले पढ़ा, कविता खंड पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जो इनकी भाषा का पक्ष है फिर क्या पढ़ लेना चाहिए? भाषा खंड। और इस बीच में आपके पास जो 1 महीने 1.5 महीने का समय बचता है, यानी कविता पढ़ते हुए आपके पास घर में समय है,
तो उस समय का सदुपयोग करते हुए इन मूल रचनाओं को आप क्या कर लें, तब तक पढ़ जाएं। जैसे हम लोग तब तक कविता पढ़ रहे हैं, कविता का इतिहास और कविताओं को, तो आपके पास समय है घर में, तो फिर आप क्रम से इसको क्या कर जाइए, पढ़ जाइए। तो कविता का इतिहास और कवियों को पढ़ लिया, फिर भाषा खंड पढ़ लिया, फिर लास्ट में किसको पढ़ा, तब तक एक बार आपकी रीडिंग भी हो गई। और तब फिर कहीं से शुरू किया जा सकता है उसके बाद, यानी सबसे ज़्यादा जो अंक मिलता है वो कविता खंड से, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में भाषा खंड से, और फिर जो आसान है वो कौन सा है, नाटक। यहाँ ज़्यादा अंक मिलते हैं। और उपन्यास और कहानी, और सबसे कम अंक कहाँ मिलते हैं, निबंध। क्योंकि कहा भी जाता है कि गद्य की कसौटी क्या है, निबंध। कविता सबसे आसान विधा है, कविता समझना, उस पर लिखना आसान है। तो ये होगा पढ़ने का तरीका, ठीक है। यानी पेपर फर्स्ट का सिद्धांत, पेपर सेकंड का प्रैक्टिकल अप्रोच, विथ राइटिंग प्रैक्टिस। आप भी लिख के दिखा सकते हैं, और फिर उसके बाद व्याख्या वगैरह का प्रसंग, यानी कंप्लीट जो ये तैयारी ये होनी चाहिए।